हाय, अनीश है। और आज हम स्टार्ट करते हैं मार्क्स के साथ। एक ऐसा सोशल थिंकर जिसने हिस्ट्री का रुख बदल कर रख दिया, जिसने एक ऐसा थ्योरी दिया जो कि जिसका इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है। मार्क्स मार्क्स मार्क्स। तो देखते हैं हम मार्क्स का हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन एंड क्लास स्ट्रगल। Karl Marx was one of the pioneers of the foundation of conflict perspective. Conflict perspective एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो कि बिल्कुल फंक्शनलिज्म के विपरीत है, जहां उनको दिखेगा कॉन्फ्लिक्ट, उनको दिखेगा मतभेद हर जगह, कॉन्ट्रडिक्शंस अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट्स में। वो इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे और उसी कॉन्ट्रडिक्शन पे वो अपना थ्योरी डेवलप करेंगे। इनका उस समय का जो व्यू था बिल्कुल अलग था एज कंपेयर टू द उस समय के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यू के मुकाबले में, और इसीलिए ये एकदम अलग आकर खड़े हो गए उस समय। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी वॉज अनमैच्ड और आज एंड इट हैज एंड्योर्ड द टेस्ट ऑफ टाइम्स। आज भी दिस इज एप्लीकेबल। ही रोट इन अ बैकग्राउंड, उन्होंने ऐसे बैकग्राउंड में लिखा, अपना थ्योरी दिया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म पीक पे था। पोस्ट रेवोल्यूशन के बाद का समय था। सोशल एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा था, चीज़ें चेंज हो रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था। मिजरी एंड सफरिंग काफ़ी था लोगों में, क्योंकि एक प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं हुआ था सोसाइटी उस समय। इनइक्वालिटी बढ़ रहा था सोशल क्लासेस में, और इन सब कंडीशंस के बैकग्राउंड में मार्क्स अपना थ्योरी देते हैं, अ थ्योरी अबाउट द करंट स्टेट इन कैपिटलिज्म एंड इट्स ओरिजिन इन हिस्ट्री। अब हम देखते हैं उनके थ्योरी जिसका बेसिस है, जिसका पिवट है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, और इसके बारे में उनका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है इन द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1859। उनका ये वर्क है, उसमें ही इसके बारे में मेंशन है। तो क्या है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म और क्यों उन्होंने इसके बारे में बात किया, और उनका पूरा थ्योरी का बेसिस है क्या? वो बात करते हैं अबाउट द कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का वो एक आइडिया बनाते हैं, सोसाइटी के बारे में वो अपना जो थ्योरी देते हैं वो बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ एक स्टेज के दूसरे स्टेज में, सोसाइटी कैसे चेंज हुआ, और उस चेंज के पीछे कैसे मटेरियल और इकोनॉमिक फैक्टर कारण था। उस चेंज का कारण था इकोनॉमिक एंड मटेरियल फैक्टर्स। और साथ ही साथ वो इंक्वायर करते हैं कि जब ये चेंज हुआ तो कैसे रिलेशंस भी चेंज हुआ बिटवीन मैन एंड मैन एंड थिंग्स, और इस तरीके से हिस्ट्री बना और चेंज होता गया। टू समराइज, उन्होंने सोसाइटी के चेंज के इवोल्यूशन को स्टडी किया विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन मटेरियल फैक्टर्स। उनके थ्योरी में ये हिस्टोरिकल क्यों है और मेटेरियलिस्टिक क्यों है? ये हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म वर्ड आता कहाँ से है और इसका ओरिजिन ये क्यों उन्होंने यूज़ किया? क्योंकि वो उसका अपना सोसाइटी आज जो है, वो आज का जो प्रेजेंट है, वो उसको एनालाइज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिन इन द हिस्ट्री, और हिस्ट्री से लेके वो स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री को। तो इसीलिए हिस्टोरिकल है उनका स्टडी। और मेटेरियलिस्टिक है क्योंकि यहाँ हिस्ट्री में जो चेंज होता है वो उसका बेस मटेरियल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स को बताते हैं। एंड इसको समझने में भी we focus on material condition and not ideas. His conception of society is based upon materialistic and not metaphysical factors, and change is based upon changing material conditions and not ideas. Further, हम पढ़ेंगे his theory of historical materialism has two aspects. दो एस्पेक्ट क्या है इनके हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का? दो एस्पेक्ट है जो हम आगे देखेंगे। पहला तो वो जब सोसाइटी का एक कंसेप्चुलाइज करते हैं सोसाइटी के एवोल्यूशन को, तो उसमें वो सोसाइटी को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स टू पार्ट्स,
दो दो रूप में देखते हैं। एक तो पहला इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सोसाइटी में, और दूसरा है उसका सोशल सुपरस्ट्रक्चर। और ये दोनों को हम समझेंगे जब हम देखेंगे सोसाइटी कैसे एक स्टेज से दूसरा स्टेज जा रहा है, या फिर एक हम कह सकते हैं एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन जा रहा है। मार्क्स इस एक डिफरेंट स्टेजेस को मोड ऑफ प्रोडक्शन के रूप में को टर्म करते हैं। ही टर्म्स देम एज मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरा, जब हम ये एवोल्यूशन देखेंगे तो वी विल स्टडी इन टर्म्स ऑफ डायलेक्टिक प्रोसेस। डायलेक्टिक प्रोसेस एक वो प्रोसेस है जहां दो अपोजिंग फोर्सेस, दो अलग अलग चीजें जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दो चीजों को, एक दूसरे को, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और उनके इंटरेक्शन से कुछ नया चीज जन्म लेगा, और फिर उस तरह ये एवोल्यूशन आगे बढ़ते जाएगा। उनका ये जो थ्योरी उन्होंने दिया, इसका बेसिस उन्होंने कहाँ से इंस्पायर्ड थे, वो कहाँ से इसको लिया। सबसे पहले वो he was very much inspired by the Hegelian notions of dialectical idealism। क्या था? हेगल भी एक थिंकर थे जिन्होंने आइडिया दिया था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का, जिनके अनुसार, उनके आइडिया के अनुसार सोसाइटी उन्होंने डेवलप करता है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के पे। मैं हेगल की बात कर रहा हूँ। हेगल का मानना था कि सोसाइटी डेवलप करता है बिकॉज ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। एक आइडिया आता है, फिर जिसको वो थीसिस कहते हैं, दूसरा आइडिया आता है, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा आइडिया देता है जिसे एंटीथीसिस कहते हैं। इन दोनों में इंटरेक्शन होता है और फिर एक नया आइडिया निकल के आता है इन दोनों के इंटरेक्शन कॉन्ट्रडिक्शन के कारण, जिसको सिंथेसिस कहते हैं, और फिर ये प्रोसेस चलते रहता है। हेगल सोसाइटी के एवोल्यूशन को आइडियाज के रूप में देखते थे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे पीरियोडिक टेबल का एग्जाम्पल, जहां एक साइंटिस्ट मेंडलीव ने कुछ एग्जाम्पल दिया, फिर दूसरे ने दूसरा एक आइडिया दिया, वो भी पूरा कंप्लीट आइडिया नहीं था, तो फिर उसमें से निकल के एक नया आइडिया आया, फिर ये प्रोसेस फिर कंटिन्यू होते गए और फाइनली जाके एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल बना, दैट वाज जो आगे फॉलो हुआ। और उसमें भी समय के साथ नए चेंजेस, नए कुछ हो रहे हैं, और वो सोसाइटी उस फेज में आगे डेवलप होता जा रहा है। तो इसी तरह हर जगह हम देख सकते हैं कि आइडिया का थीसिस होता है, एंटीथीसिस होता है, सिंथेसिस होता है, और वो बढ़ते जाता है। तो ये चीज से वो इंस्पायर्ड थे मार्क्स। तो यहां से उन्होंने लिया डायलेक्टिकल प्रोसेस, कैसे दो अपोजिंग आइडिया चीजों का इंटरेक्शन होकर एक नया चीज जन्म लेता है और फिर वही प्रोग्रेस में मदद करता है। मगर वो आइडियलिज्म वाले कंसेप्ट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड नहीं थे, बिकॉज ही थॉट दैट द मटेरियल फैक्टर्स आर द बेस एंड दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज। तो ये आइडिया उनको आया लुडविग फ्यूअरबैक से, who was a young Hegelian। He gave the notion of materialism, and from where he gained the concept, the idea that materialism is more relevant। मार्क्स का मानना था कि material sources and conditions वो ज्यादा मायने रखती हैं rather than ideas in the changing mode of production। जब सोसाइटी के एक मोड से दूसरे मोड के जाने के पीछे उस सोसाइटी का मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मटेरियल फैक्टर्स क्या है, वो ज्यादा मायने रखता है रादर देन आइडियाज का। मटेरियल वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड, और उनका मानना था कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। ये ह्यूमन के थॉट पे, जैसा हेगल कहते हैं, उस पे डिपेंडेंट नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड का अपना एग्जिस्टेंस है, इंसान रहे ना रहे, मटेरियल वर्ल्ड अपने आप समय के साथ डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। मार्क्स वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जैसे कि एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो, हु हैड पोस्टुलेटेड दैट लेबर वॉज द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ। मार्क्स वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट डिपिक्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। इन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम की खराबियां और लेबर को ही, जितना वेल्थ जनरेट हो रहा है सोसाइटी में, उसका सोर्स बताया था। तो ये चीज मार्क्स बिल्कुल मानते थे कि लेबर जो है वही मेन इंपॉर्टेंट है, मगर इसका गलत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कुछ लोग इसका फायदा उठा के सब कुछ कैप्चर कर ले रहे हैं। ये चीज भी वो मानते थे, मगर उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये द एंड है। He didn't seem such evils as inevitable,
क्योंकि उनको लगता था इसका सोल्यूशन है, अगर हम एक रेवोल्यूशन करें और कम्युनिज्म ले आए सोसाइटी में तो इसका हल है वो, जो हम आगे देखेंगे। मार्क्स का पूरा आइडिया मटेरियल फैक्टर्स पे बेस्ड है और वो प्रोडक्शन को एज अ बेसिक यूनिट मानते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो बताते हैं कि एक ह्यूमन बींग जो है ही नीड्स टू सर्वाइव, जिसके लिए उसे प्रोडक्शन करना जरूरी होता है। प्रोडक्शन करने के लिए वो रिलेशंस में एंटर करता है, चाहे चीज़ों के साथ या चाहे दूसरे इंसानों के साथ, अलग अलग रिलेशंस में एंटर करता है और अलग अलग फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल, एक किसान को सर्वाइव करना है, उसे प्रोड्यूस करना है, कुछ चीज़ें प्रोडक्शन करने के लिए जाना होगा, उसके साथ उसे रिलेशनशिप में एंटर करना होगा विद द मनी लेंडर या फिर लेबर या फिर जितने भी लोग हैं जिनसे उसका इस प्रोडक्शन में यूज़ है, उनसे वो रिलेशन में एंटर करेगा और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करेगा, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड सेवरल अदर थिंग्स। जब प्रोडक्शन होगा तो उसका नीड फुलफिल होगा, मगर बिकॉज एज मार्क्स सेज मैन इज परपेचुअली डिससेटिस्फाइड एनिमल, तो उसका नीड पूरा हो गया, अब नया नीड क्रिएट होगा और फिर से यही साइकिल रिपीट होगा जहां वो फिर प्रोडक्शन करेगा, फिर रिलेशनशिप में एंटर करेगा और दिस कंटिन्यूस। और इस प्रकार ये एक मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है और इट गोज ऑन। यहां मार्क्स अब इसी पे बारे में और फोकस करते हैं। ही सेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मैन एंटर्स इनटू रिलेशंस विद अदर्स एंड अपार्ट फ्रॉम रिलेशंस some forces of production are also required which include tools, techniques, skills, etc. ठीक है। Now he talks of relations of production और social relations of production, जो कि दो तरीके के होते हैं according to Marx। जब वो प्रोडक्शन में एंटर करता है कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, उस दौरान उसे रिलेशंस में आना पड़ता है अलग अलग चीज़ों के साथ और लोगों के साथ। एक होता है रिलेशन विथ डिफरेंट पीपल, एक होता है रिलेशन विथ थिंग्स। जब वो अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन में आता है, फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन, तब उस दौरान उसके खुद के मटेरियल फैक्टर्स के या उसका क्या स्टेट उसका मटेरियल फैक्टर्स क्या के बेसिस पे उसका एक पोजीशन डिफाइन होता है और इसी दौरान इस प्रोसेस में सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन होता है और क्लास फॉर्मेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उस व्यक्ति का उस प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या पोजीशन है, उस बेसिस पे उसका क्लास में एक पोजीशन डिफाइन होता है, अपने आप हो जाता है। इसी दौरान कुछ लोग जिनके पास जो ओन करते हैं प्रोडक्शन और मशीन्स ओन करते हैं, जिनके पास पैसा है, वो हैव्स कहलाते हैं, वो हैव्स बन जाते हैं, वो कंट्रोल करने लगते हैं। और बाकी लोग जो कि डिपेंडेंट है, उनके पास ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो हैव नॉट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता है, उनके पास होता है सिर्फ अपना लेबर, who don't have any real control on their labor in any mode of production, and they sell their labor to earn wages in an industrial society। और अजीब बात है कि ये जब स्ट्रैटिफिकेशन होता है और ये जो दो क्लासेस बनते हैं, इन द नेचर ऑफ दिस रिलेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन। ये दो हैव्स एंड हैव नॉट टुगेदर आते हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, मगर इनके बीच का रिलेशन एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन है। एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन जहां इन दोनों का इंटरेस्ट अलग है, एंटागोनिस्टिक है, मगर फिर भी वो एक साथ आते हैं इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। और ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो हम देख रहे हैं, एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है, जहां जो हैव नॉट है उनको जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ता है ये एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन, ताकि वो अपना वेजेस अर्न कर पाए। This further accentuates the essential contradiction between the interests of two classes। अब आ गया रिलेशंस बिटवीन मैन एंड थिंग्स। इस दौरान जैसा हमने बताया, जो हैव्स हैं
और कुछ हैव नॉट्स हैं। तो मैन का थिंग्स के साथ जो रिलेशन है वो भी दो नेचर का रहेगा। कुछ के पास ओनरशिप रहेगा और कुछ के पास ओनरशिप नहीं रहेगा। जो ओनरशिप रहेगा, जिनके पास, जो ओन करेंगे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, वो हैव्स हो जाएंगे। और जिनके पास कोई ओनरशिप नहीं है, उनके पास सिर्फ रहेगा तो अपना लेबर, जिसे वो बेचेंगे मार्केट में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और उस इनके लेबर को खरीदेंगे द हैव्स, और वही इनको फिर कंट्रोल करेंगे। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, दीज रिलेशंस आर डायनेमिक। क्यों डायनेमिक है? क्योंकि समय के साथ ये एंटागोनिज्म जो है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है और बढ़ते जाएगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों क्लासेस के बीच में भी और चेंज होगा, बढ़ेगा। इसी प्रकार रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स भी चेंज करेगा। कभी कोई हो सकता है, कभी कोई ओनर हो, समय के साथ कोई और ओनरशिप में चेंज हो जाए। जैसे जैसे एक सोसाइटी अलग अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन में एंटर करेगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये रिलेशंस चेंज होंगे, टूल्स इक्विपमेंट्स चेंज होंगे, ओवरऑल रिलेशंस चेंज होगा। और यहीं से हम देखते हैं, मार्क्स बताते हैं कि मार्क्स के अनुसार कि यही जो सोशल रिलेशंस जिसमें वो एंटर करता है और जो पोजीशन वो प्रोडक्शन प्रोसेस में रखता है, वही डिटरमाइन करेंगे उसका एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी एंड नॉट हिज ओन विल। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ये व्यक्ति का कॉन्शियसनेस नहीं डिसाइड करता कि वो क्या पोजीशन लेंगे, मगर इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमाइंस देयर बीइंग, but on the contrary, it is their social being that determines their consciousness. ये उनके सोशल रिलेशंस हैं कि ये डिसाइड करेंगे कि वो रूल्ड होंगे या रूलर होंगे। इसी चीज को और एम्फसाइज करते हैं, अनलाइक व्हाट मीड सेज। मार्क्स कहते हैं कि ये मैन का इनर वॉइसेस नहीं है जो डिसाइड करेगा, रादर उनके मटेरियल कंसिडरेशंस डिसाइड करते हैं और उनके सोशल रिलेशन डिसाइड करते हैं कि वो क्या पोजीशन होल्ड करेगा। अब हम देखेंगे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली है क्या? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यहां देखिएगा तो लिखा हुआ है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ये वो चीजें हैं that help in transforming the things which are available in nature into things which can be exchanged in the market। ये वो फोर्सेस हैं जो कि एक इंसान को मदद करते हैं नेचर में अवेलेबल थिंग्स को ट्रांसफॉर्म करने में, उन चीजों में जिनको मार्केट में एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दो होते हैं, या एक तो मैन हो जाएंगे और एक थिंग्स हो जाएंगे। मैन का फर्दर कैटेगराइजेशन हो जाएगा हैव एंड हैव नॉट्स में, और थिंग्स हो गए टूल्स, टेक्निक, इक्विपमेंट। कुछ उनको ओन करेंगे और कुछ नॉन ओनरशिप नहीं होगा कुछ के पास। इनका अहमियत, अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का अहमियत ऐसा है कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इस पूरे प्रोसेस को करने में मदद करते हैं। अब और चेंज होता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के कारण ही। जब वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करता है व्यक्ति प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तभी वो नए रिलेशंस के में एंटर करता है, तभी वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, फुलफिल होती है नीड, और फिर वो प्रोसेस रिपीट होता है। और इस दौरान कॉन्ट्रडिक्शन होता है, कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ते जाता है समय के साथ, जैसे हमने ऊपर देखा। फिर जब कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ते जाते हैं और उस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए नए कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस होते हैं, नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनके साथ नया रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है, और ये दोनों मिलके एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं जो कि पुराने वाले मोड ऑफ प्रोडक्शन को रिप्लेस कर देते हैं, और फिर नए और पुराने वाले मोड के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो रिजॉल्व हो जाता है, और फिर इस तरह सोसाइटी नए मोड ऑफ प्रोडक्शन में एंटर कर जाता है। आपने समझा? मैं फिर से बताता हूँ कि चेंज कैसे होता है, और इसमें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और मोड ऑफ प्रोडक्शन ओवरऑल का क्या रिलेशन है। ठीक है, पहले हम इनिशियल स्टेज से चलते हैं। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन
के कारण ही फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके के हो गए, मैन हो गए, थिंग्स हो गए, और ये वो चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति को मदद करती हैं नेचर में अवेलेबल चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने में उन चीज़ों में जिनको मार्केट में एक्सचेंज किया जा सकता है और जिससे चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। इनका काम होता है प्रोडक्शन प्रोसेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना चीज़ों में, और यही ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ चीज़ प्रोड्यूस होती है। अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में घुसने के दौरान जब व्यक्ति फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करता है तो वो कई सारे रिलेशंस में भी एंटर करता है। यही फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस मिलके एक सोसाइटी का एक स्टेज बनाते हैं जो कि जिसको हम कहेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब इस दौरान जब प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ, नेचुरल चीज़ें चेंज हुई उन चीज़ों में जिनको मार्केट में एक्सचेंज किया जा सकता है, तो ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ा, व्यक्ति अपना नीड फुलफिल किया और फिर नए नीड क्रिएट हुए और ये साइकिल रिपीट हुआ। अब इस दौरान जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है उनमें कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, एंटागोनिज्म कॉपरेशन वाला रिलेशन है, ये एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन और बढ़ता गया। समय के साथ इसको रिजॉल्व करने के लिए नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आए, दे क्रिएटेड न्यू रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, बोथ रिप्लेस द ओल्ड वन, एंड thus a contradiction between the new mode of production and old mode of production is resolved and society moves on. यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे जो मार्क्स का कंसेप्चुअलाइजेशन है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेस है और उसी पे डिपेंडेंट है बाकी ऊपर के सोशल सुपरस्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंप्राइज्ड ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों के कारण, और इन्हीं में चेंज पेट के ऊपर डिपेंडेंट है ऊपर के फैमिली, रिलीजन, कल्चर एंड लॉ। ठीक है, तो यहाँ हम वही देख रहे हैं, फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज कंटिन्यूअसली एंड टुगेदर द टू कंस्टिट्यूट द इकोनॉमिक बेस और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंपली द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। दिस कांस्टेंट इंटरप्ले रिजल्ट्स इनटू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल फॉर्मेशन और सोशल स्टेट जिसको हम मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेज, ये फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन प्रोडक्शन मिलकर एक पर्टिकुलर स्टेज बनाते हैं जिनको हम मोड ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे, और मार्क्स कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। Marx had a systemic view of society and he deemed production as central in understanding the society. The forces and relations of production continuously interplay and influence each other. According to the systemic view, society or mode of production consists of two parts. मार्क्स कहते हैं, मार्क्स के कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी में जब वो सोसाइटी का कंसेप्चुअलाइजेशन लेते हैं उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में वो बताते हैं सोसाइटी के स्टेज को, और इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस सबसे अहमियत रखता है। इस मोड ऑफ प्रोडक्शन के दो पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, जैसा हमने पहले बताया, और उसी पे डिपेंडेंट है ऊपर के सुपरस्ट्रक्चर, और नीचे का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही ऊपर के सोशल सुपरस्ट्रक्चर को, तो ये डायग्राम है, ये ज्यादा सही है, ये फॉर्म करता है। और ये दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन होता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल सुपरस्ट्रक्चर को शेप करता है एंड सोशल सुपरस्ट्रक्चर हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं, यहाँ ये बात करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में। यही चीज हमने ऊपर भी बताया कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये सॉल्व होता है जब नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन प्ले में आते हैं। यहाँ वो एग्जांपल देते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। एक फॉर एग्जांपल, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी forces of production include collective production by a large number of workers, yet they are privately controlled by the capitalist. Contradiction का एक बहुत सीधा साधा एग्जांपल कि प्रोडक्शन प्रोसेस में सब मिल के काम कर रहे हैं, कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, मगर उसका फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। तो इसी से एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। एक एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन हमें दिखता है, और ये एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन समय के साथ बढ़ता जाता है until and unless सोसाइटी दूसरे मोड में एंटर करे। अब कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं मार्क्स के मेटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री वाले थ्योरी को,
कुछ कहते हैं कि मार्क्स ने पूरा का पूरा जो अपना कंसेप्चुलाइजेशन है उसको रिड्यूस करके सिर्फ इकोनॉमिक चीज पे फोकस किया है और सारे अदर फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया है। ये कार्ल पॉपर कहते हैं मार्क्स has also overemphasized conflict and ignored social order aspect. मार्क्स ये सिमल कहते हैं, सिमल वेंट ऑन टू से दैट कॉन्फ्लिक्ट हैज इट्स ओन फंक्शन, कि कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट फंक्शन भी परफॉर्म करता है। आप इसको सिर्फ गलत तरीके से मत देखो। कॉन्फ्लिक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू रिलेशंस विद इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। Dahrendorf says differential authority structure is a root cause of conflict. Dahrendorf का मानना है कि सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग अथॉरिटी है, पावर है, वो कारण है कॉन्फ्लिक्ट का। फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनकी अथॉरिटी स्ट्रक्चर वो उनको पावर देती है नीचे वालों पे रूल करने के लिए, वो अथॉरिटी मिलता है उनको, और ये एक कारण बनता है। फिर मार्क्स ने फोकस किया प्राइमरी ऑन मैक्रो इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट एंड इग्नोर कर दिया कंप्लीटली द माइक्रो रियलिटी ऑफ सोशल लाइफ, जो कि एक्सप्लोर्ड बाय नॉन पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन। इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी और इन सब चीज़ों को, छोटे माइक्रो लेवल पे सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया और फिर सिर्फ वो मैक्रो लेवल पे फोकस करते हैं। तो यहाँ हमारा हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म वाला थ्योरी कवर होता है। कुछ चीज़ें फैक्ट्स थी इसलिए मैंने उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, जो चीज़ आप पढ़ के समझ सकते हैं। समझने पे मेरा ओवरऑल फोकस था कि आप चीज़ों को समझें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और मैं रेगुलर वीडियो अपडेट करूँगा, करीबन डेली ही मैं कर रहा हूँ, और आप मेरे साथ फॉलो अप करिए। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ आप पिछले वीडियोज़ को रिवाइज करिए, ताकि आगे वाली चीज़ें से आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ। और कमेंट्स में आप एग्जाम्पल भी आप डालिए जहां आपको लगता है कि मार्क्स का वो थ्योरी एप्लीकेबल है आज के दिन में। तो ये हमारा जो सोसाइटी है ये और इंटरैक्टिव होगा और हम सब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करके सब सीखेंगे। थैंक यू।